यस क्लास, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? हमने स्टार्ट करी थी यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्लीट सिलेबस की सीरीज, जिसके अंदर एक क्लास के अंदर हम एक यूनिट का कंप्लीट पोस्टमार्टम करते हैं अपने यूजीसी नेट कॉमर्स की। ये जो हमारी क्लास है ये आपकी 9th क्लास है। ऑलरेडी 8 सेशन यानी कि एक यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो यूनिट मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ वो है आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एक ऐसी यूनिट है जिसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी है, साथ में थ्योरेटिकल पार्ट भी है। तो इस पर्टिकुलर यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानते हुए चलेंगे। इस यूनिट को हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं, क्या एक बढ़िया स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए, ये सब हम आज की क्लास में समझते हुए चलने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपकी ये ऑडिटिंग वाली अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाली यूनिट है ना, इसको मैंने मेजरली, इसके कंप्लीट सिलेबस को मैंने मेजरली 7 डोमेन के अंदर डिवाइड किया है। 7 डोमेन के अंदर डिवाइड किया है। उसमें से जो फर्स्ट डोमेन है आपका वो है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स का। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के अंदर बेसिक अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग की एडवांटेजेस, अकाउंटिंग की डिसएडवांटेजेस और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, इनके बारे में आपको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, किस सिचुएशन के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कंसेप्ट से आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है। मैम, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल है प्रूडेंस। प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस। प्रूडेंस प्रिंसिपल को हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इस प्रिंसिपल के अंदर होता क्या है, हम ना यहाँ पे फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करते, बट जो फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं उस लॉस के लिए हम पहले से प्रोविजन बना के रख लेते हैं। ये होता है आपके प्रूडेंस प्रिंसिपल के अंदर। अब इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको कुछ स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपसे ये पूछा जाएगा कौन सी स्टेटमेंट इसमें से प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो मैं अपने अकाउंट के अंदर एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाती हूँ। क्यों बनाती हूँ? ताकि जो इन्वेस्टमेंट की उसमें लॉस भी तो हो सकता है, उस लॉस को कवर अप करने के लिए मैं पहले से रिजर्व बना लेती हूँ। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रूडेंस प्रिंसिपल। दूसरा एग्जाम्पल समझो, आप किसी को उधार देते हो, क्या ये 100% श्योर है जिसको उधार दिया वहां से पैसा आएगा ही नहीं? मैम, तो कुछ हमारे बैड डेट्स भी हो जाते हैं, बैड डेट भी हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो बैड डेट के लिए भी मैं एक प्रोविजन बना लेती हूँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल। समझ में आया? तो ये अभी तो मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया, आपको यहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, हर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। आपके टोटल यहाँ पे 12 से 15 प्रिंसिपल्स आते हैं, उनकी स्टडी आपको करनी है। अकाउंटिंग का बेसिक पता होना चाहिए, अकाउंटिंग साइकिल पता होनी चाहिए। अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ये 3 सिमिलर सी टर्म लगती हैं। क्या क्या टर्म बोली मैंने? मैंने बोला अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, इन तीनों के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक टर्म इसी से रिलेटेड और आती है, सिमिलर तो नहीं बट रिलेटेड है, दैट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में आपको फर्क पता होना चाहिए।
तो ये सब आपका बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपको पढ़ना होता है। अगर आपका बैकग्राउंड 11th-12th में कॉमर्स का था तो ये मेजरली सिलेबस आपका यहाँ पे क्लास 11th वाला है। इसी के अंदर अगर जैसे मैंने बात की अकाउंटिंग साइकिल की मैंने बात की। अकाउंटिंग साइकिल के अंदर कुछ मेजर टर्म आती है लाइक जनरल। तो जनरल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री के रूल्स जिसको हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। मेजरली तीन रूल्स आपको इसमें पढ़ने होते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आता है और आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट आता है। साथ में इसमें आपको रियल अकाउंट पढ़ना होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट पढ़ना होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये जर्नल एंट्री के रूल और जर्नल एंट्री होती क्या है, किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट आपका फिर लेजर का आता है। लेजर क्यों बनाया जाता है, लेजर के अंदर होता क्या है, लेजर के अंदर अकाउंट्स को समराइज कैसे किया जाता है, बैलेंस ब्रोड डाउन क्या होता है। थर्ड पॉइंट आपको इसमें ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, किस तरीके से ट्रायल बैलेंस हमारे अकाउंट्स को बनाने में मदद करता है। बेसिक आपके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट क्या होती है। जितने भी ये आप इसमें अकाउंट पढ़ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपको एक टाइम पीरियड यानी कि एक साल के बारे में बताता है कि इस साल के अंदर इतना इतना प्रॉफिट हुआ, इतना इतना लॉस हुआ। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ बैलेंस शीट की, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन देती है। ऑन द डेट ऑफ दिस इज द बैलेंस शीट, कि इस तारीख को हमारी बैलेंस शीट ये है। ये सारी बेसिक अकाउंटिंग के अंदर आता है, ये सारे पॉइंट्स बेसिक अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है वो आता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। जब आप 11th के बाद 12th में एंटर करते हो, एक पढ़ते हो पार्टनरशिप अकाउंटिंग, दूसरा पढ़ते हो आप यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। दोनों ही अकाउंटिंग के टाइप्स आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए मोस्ट रेलिवेंट है। अकाउंटिंग की टाइप्स से रिलेटेड आपके ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन आ सकता है। रिटायरमेंट की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, एक पार्टनर को अगर मुझे बाहर निकालना है तो किस तरीके से मैं उसको आउट कर सकता हूं। डेथ ऑफ पार्टनरशिप के अंदर अकाउंट को सेटलमेंट करने का प्रोसेस पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके अकाउंट को कैसे सेटल डाउन किया जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दो पॉइंट है। एक है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा आता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों केसेस के अंदर होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है। यहाँ पे पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। जो पार्टनरशिप की कंडीशन थी कि राम श्याम, रामा गामा श्यामा 1:1:1 में बांटेंगे, अगर कुछ एक फोर्थ पर्सन आया, टीनू मीनू सीनू, कोई भी एक फोर्थ पर्सन अगर एंटर किया है तो उस फोर्थ पर्सन के आने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है या कंडीशन चेंज हुई है पार्टनरशिप की, पहले कैपिटल किसी और रेशियो में डिवाइड थी, अब किसी और रेशियो में डिवाइड हो रही है, तो वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपका फर्म ही बंद हो जाता है, अब कोई रिश्ता ही नहीं बचा, फर्म काम ही नहीं करेगा, बिजनेस बंद। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों ही केस के अंदर आपका गुडविल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपका यहाँ पे गुडविल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल पार्टनर लेके आया, किस रेशियो में बटेगा, किस तरीके से बटेगा, अगर नहीं लेके आया तो हिडन गुडविल होगी। हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का प्रोसेस आपसे पूछा हुआ है। इवन इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं आपके। यहां तक चीजें समझ में आई? क्लियर है? चलिए आगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर शेयर इशू कब किए जाते हैं, किस कंडीशन पे इशू किए जाते हैं, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का फर्क आपको पता होना चाहिए। फॉरफिट कब किया जाता है, फॉरफिट करने के लिए आपका नोटिस दिया जाता है। कितने दिन का नोटिस दिया जाता है? 21 डेज का नोटिस दिया जाता है। फॉरफिट शेयर को मैं डिस्काउंट पे री इशू कर सकता हूं। कितना डिस्काउंट पे री इशू कर सकता हूं वो आपको पता होना चाहिए। री इशू करने की एंट्रीज भी पूछी गई है, साथ में री इशू कर एंट्रीज यानी कि जर्नल एंट्री, साथ में री इशू की कंडीशन भी पूछी गई है और री इशू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मैं दे सकता हूं वो भी पूछा गया है। और अगर मैं जितना मैक्सिमम दे सकता था उससे कम डिस्काउंट मैंने दिया तो मेरा पैसा वहां पे कैपिटल रिजर्व के अंदर चला जाता है। एक पॉइंट और यहीं पे ध्यान रखना, दो रिलेटेड टर्म है, एक है कैपिटल रिजर्व और एक आता है आपकी रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। इन दोनों टर्म में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कैपिटल रिजर्व क्या है और रिजर्व कैपिटल क्या है। फॉरफीचर से रिलेटेड, री इशू से रिलेटेड हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। आपसे कई बार अमाउंट पूछ ली जाती है कि 100 शेयर थे, उसमें से आपके एप्लीकेशन का पैसा आया, अलॉटमेंट का पैसा आया, फर्स्ट कॉल का पैसा आया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया और री इशू कर दिया उसको XYZ अमाउंट पे, तो कितना री इशू में कितना हमारा पैसा कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेम करके दिखाऊं, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 शेयर थे, 10 रुपीज ईच। इसमें से मेरे को एप्लीकेशन पे मिले 2 रुपए, अलॉटमेंट पे मिले 3 रुपए, फर्स्ट कॉल का मेरा पैसा था 1 रुपया, सेकंड कॉल का मेरा पैसा था यहाँ पे 3 रुपए, 3 3 6 7 8 9, और थर्ड कॉल यानी कि थर्ड एंड फाइनल कॉल पे मुझे पैसा मिलना था यहाँ पे 1 रुपए। मेरा जो शेयर होल्डर था उसने किया क्या, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, सेकंड कॉल का पैसा उसने नहीं दिया। मैंने यहाँ पे नोटिस दे दिया उसको 21 डे का कि 21 डेज के बाद अगर पैसा नहीं आया तो मैं यहाँ पे तेरे शेयर को फॉरफिट कर लूंगा। उसने पैसा नहीं दिया, अब मुझे इन शेयर को करना पड़ेगा री इशू। री इशू सबसे पहले तो मुझे ये बताओ मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस क्या हो सकता है। मिनिमम प्राइस कितना मैं इसको री इशू में रख सकता हूँ, मिनिमम प्राइस मैं वो रख सकता हूँ जितना पैसा मुझे मिल चुका है उससे माइनस करके। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम की तो देखो कितनी लिमिट नहीं है, आप कितना भी प्रीमियम ले सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं होती। मिनिमम कितना ले सकते हो, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए पे 2 रुपए, 3 रुपए, 5 और 1 रुपया मिला आपको फर्स्ट कॉल पे, यानी कि 6 रुपए मिल चुके हैं। तो मैं मैक्सिमम जो मिनिमम जो है वो 4 रुपए रख सकता हूं इसका प्राइस। जब मैं फॉरफिट करूंगा तो फॉरफिट करते समय इस शेयर का मैं मिनिमम प्राइस 4 रुपए रख सकता हूं। मतलब कि मैं मैक्सिमम डिस्काउंट, क्या मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, 6 रुपए। ये मैक्सिमम डिस्काउंट आपकी उस मनी के बराबर होता है जितना आप रिसीव कर चुके हो, जितना आप रिसीव कर चुके हो। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बनता है। मिनिमम डिस्काउंट क्या होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा, कितने पे मैं इशू कर सकता हूं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये शेयर जो है वो 7 रुपए पे इशू कर दिया, अगेन मैंने इस शेयर को 7 रुपए पे इशू कर दिया, तो मुझे ये बताओ मेरा कैपिटल रिजर्व के अंदर कितना पैसा जाएगा। मैम कैपिटल रिजर्व के अंदर मेरा वो पैसा जाता है जितने में मैंने शेयर को इशू किया है, उसमें से माइनस कर दो कि मिनिमम कितने पे मैं इशू कर सकता था। मैंने 7 रुपए पे किया, कितने पे कर सकता था, 4 रुपए पे कर सकता था। 7 - 4 = 3 रुपीज
पर शेयर जो पैसा है वो मेरा कैपिटल रिजर्व के अंदर चला जाएगा। 3 रुपीज पर शेयर का पैसा मेरा कैपिटल रिजर्व के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके यहां पे बनते हैं। समझ में आया? फिर आता है आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, एक्विजिशन ऑफ कंपनी, मर्जर एंड अमलगमेशन। मर्जर एंड अमलगमेशन की अलग अलग कंडीशंस आती हैं, वो सारी आपको पता होना चाहिए। लिक्विडेशन कब होता है, लिक्विडेशन की कंडीशन क्या है, और इवन मर्जर और अमलगमेशन में अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज कब होगा, एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर कब होगा। समझ में आया? लिक्विडेशन में आपका एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्वाजिशन, इन सब के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे अलग अलग मेथड है लिक्विडेशन के, आपके 4 से 5 मेथड हैं, उन सारे मेथड में डिफरेंस पता होना चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, इनके सेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ये वाला पार्ट हमने जो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का आपका कंपनी एक्ट वाला पार्ट था, उसमें भी कवर किया था कि सेक्शन एंड टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में पूछा जाता है। क्लियर? एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, फिर परचेज कंसिडरेशन के मेथड्स। समझ में आ रहे हैं जे? आगे चले, आगे चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। बहुत 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 प्यारा पार्ट है। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे स्टक होते हैं। देखो हम 11th-12th क्लास तक तो पढ़ लेते हैं, फिर भी कॉलेज में आते ही लग जाती है हमें हवा, एक बार तो सभी को लगती है। ये वो पार्ट है जो आपको एक्चुअली में कॉलेज में पढ़ाया जाता है। जब आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं फंसते हो, बिकॉज ये पार्ट थोड़ा सा मैं टिपिकल कहूंगी और इससे क्वेश्चन बहुत प्यारे आते हैं, बट इतना याद रखना एक बार समझ में आ गया ना तो दिक्कत नहीं आएगी। सबसे मेजर भी अगर मैं इसमें पार्ट आपको बताऊं तो वो है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का। मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए वन शॉर्ट सॉल्यूशन बताती हूँ, दैट इज कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट को याद कर लो, कॉस्ट शीट के बेसिस पे ही सारे आपके फॉर्मूला बनेंगे। मैम किस तरीके का टॉपिक है, कैसे फॉर्मूलाज होते हैं? आपने कंट्रीब्यूशन सुना है, कंट्रीब्यूशन निकालना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करना, डिजायर प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना, तो ये सारा पार्ट आपका मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आता है। समझ में आया? ब्रेक इवन इन रुपीज, ब्रेक इवन इन यूनिट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, इनकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। कॉस्ट शीट बता देती हूँ। कॉस्ट शीट में होता है आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आ गया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, आ गया आपका ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे आपका आ जाएगा ईबीटी। जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे इस कॉस्ट शीट पे बेस है। समझ में आया? ब्रेक इवन एनालिसिस इसी का पार्ट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कंपनी ना प्रॉफिट कमा रही है ना लॉस कमा रही है। नेक्स्ट मेजर पार्ट आता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग कॉस्टिंग सिमिलर सिमिलर साउंड करता है, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको एक स्टैंडर्ड दे दिया जाता है, उसके कंपेयर में आपको देखना होता है कि कितना एक्चुअली मेरी कॉस्ट आ रही है और कितना उस पर मैं वर्क कर सकता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको वेरिएंस फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? वेरिएंस। अगेन फॉर्मूला बेस है। मेजरली 3 तरीके का वेरिएंस आता है, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस एंड द ओवरहेड वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस का मतलब क्या कि मैंने स्टैंडर्ड ये बनाया था
कि मेरी 10 यूनिट बनाने के लिए मैंने स्टैंडर्ड तो ये बनाया था कि मेरी टोटल 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मुझे चाहिए 20 केजी। ये मेरा स्टैंडर्ड था। बट एक्चुअली में ये 100 यूनिट बनाने के लिए जो मेरा रॉ मटेरियल यूज हुआ, एक्चुअल जो मेरा यूज हुआ वो हुआ मेरा 22 केजी। ज्यादा यूज हुआ, दिस डिफरेंस इज नोन एज वेरिएंस। ये ज्यादा यूज हुआ मतलब आपका वेरिएंस जो है वो नेगेटिव है। वहीं पे अगर आपने सोचा था कि 20 किलोग्राम में आपकी 100 यूनिट बन जाएंगी, बट एक्चुअली में वो 20 किलोग्राम में नहीं, वो 18 किलोग्राम के अंदर ही आपकी 100 यूनिट बन गई। तो उस केस के अंदर भी आपका वेरिएंस तो आया, डिफरेंस का आया, अभी भी वेरिएंस तो है, बट एट दैट टाइम दिस वेरिएंस इज नोन एज द फेवरेबल वेरिएंस। दिस वेरिएंस इज नोन एज द फेवरेबल वेरिएंस। क्लियर है? तो ये आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ना है। कितने वेरिएंस बताए? मेजरली 3 तरीके के वेरिएंस: मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस एंड द ओवरहेड वेरिएंस। मटेरियल में भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अगर मैं मटेरियल की बात करती हूं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूजेस तो हमने देखा, जो स्टैंडर्ड बनाया था उससे कम या ज्यादा यूज हो गया। वहीं पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्या होता है, मुझे लगता था 20 केजी रॉ मटेरियल मेरा 10 रुपए पर केजी मिलेगा, बट एक्चुअली में वो 10 रुपए पर केजी ना मिलके वो मुझे 9 रुपए पर केजी मिला या मुझे 11 रुपए पर केजी मिला। तो ये क्या है, कॉस्ट में डिफरेंस आ गया। सेम इसी तरीके से लेबर वेरिएंस आता है। लेबर के अंदर लेबर रेट वेरिएंस आता है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आता है और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस आता है। लेबर रेट सस्ती या महंगी लेबर मिली, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की जितना मुझे लगता था लेबर एफिशिएंटली काम करेगी उस एफिशिएंसी से काम नहीं किया। एंड थर्ड इज लेबर रेट वेरिएंस कि अच्छा लेबर रेट तो हो गया, रेट एफिशिएंसी आइडल के अंदर कुछ टाइम पीरियड ऐसा था जहां पे लेबर फ्री बैठी थी, उन्होंने मुझसे जो सामान मंगवाया था वो सामान मेरे को लेके आने में टाइम लग गया, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर लेबर फ्री बैठी थी तो उसकी भी कॉस्टिंग हमारी नेगेटिव जाएगी। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हमें कवर करना है। मेजरली 3 टाइप के वेरिएंस: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तीनों के अंदर उसके फर्दर टाइप्स आएंगे। उन फर्दर टाइप्स के सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को पता होना चाहिए और उस पर इंप्लीमेंट करने हैं। फॉर्मूलाज और उसकी एप्लीकेशन, मुश्किल वाली चीज उसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है? बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा सा टॉपिक नहीं है, मैक्सिमम आधे घंटे का टॉपिक है, बट प्रोसेस कॉस्टिंग पता होना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बाकी सारे तो देखो ये ना सारे छोटे छोटे टॉपिक रह गए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए बस। ये 15 से 20 मिनट के टॉपिक हैं सारे। मेजर टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया। बाकी जितनी भी ये सारी आपकी कॉस्टिंग के टाइप हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि टारगेट कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, काइजन कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, जस्ट इन टाइम के अंदर क्या होता है। ये एक आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें हम फटाफट उसी टाइम पीरियड पे ऑर्डर कर देते हैं जिस टाइम पे हमें जरूरत पड़ती है। तो 15 से 20 मिनट के छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, बेसिकली इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना। क्लियर? आगे चले, अब आगे चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो मैं आपको थोड़ी सी सीक्वेंस बताती हूँ, एक बार हम चल कैसे रहे हैं। हमने बेसिक अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स को पढ़ा, फिर हमने मेजरली 2 टाइप ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, देन हमने पढ़ी आपकी कंपनी अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी जिसे बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हम देखने वाले हैं कि जो भी हमने सारे यहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने तरीके की होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है,
वो सारी चीजें। इसमें सबसे मेजरली आपके 3 ही पॉइंट आते हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। रेशियो एनालिसिस, रेशियो की टाइप्स और हर टाइप के फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेशियो रेशियो की टाइप और हर टाइप का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ओनली फॉर्मूला बेस आता है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है यहां से। फिर सेकंड पॉइंट आपका फंड फ्लो एनालिसिस। देखो फंड फ्लो पहली चीज तो कंपलसरी नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। ये मर्जी अगर कंपनी चाहे तो बना सकती है, अदरवाइज छोड़ भी सकती है, बट फंड फ्लो एनालिसिस हमारे एग्जाम में आता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। फंड फ्लो एनालिसिस होता क्या है, क्या कंडीशन है फंड फ्लो एनालिसिस की। मेजरली तो कंडीशन एक ही होती है, जो भी फंड का फ्लो हो रहा है, हम फ्लो जब मानेंगे जब एक करंट के अंदर और दूसरा नॉन करंट के अंदर चेंज आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉक परचेज किए, नहीं क्या परचेज करूंगी मैं, डेली बेसिस का कुछ भी सामान परचेज किया, मैंने पेन्स परचेज किए सबको बांटने के लिए। पेन मेरी एक तरीके से करंट एसेट है, पेन परचेज किए मैंने कैश देके, कैश भी मेरी एक तरीके से करंट एसेट है। तो अगर करंट टू करंट कोई चीज फ्लो कर रही है तो उस केस में फंड फ्लो नहीं होता है। फंड फ्लो की कंडीशन ही ये है कि एक आपका करंट अकाउंट होना चाहिए अफेक्ट और दूसरा आपका नॉन करंट अकाउंट अफेक्ट होना चाहिए। साथ में फंड फ्लो के अंदर आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ फंड एंड सोर्स ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड मैं कब बोलूंगा, जब कुछ ना कुछ मेरी कंपनी से बाहर जा रहा है, और सोर्स ऑफ फंड जब कंपनी के अंदर कुछ आ रहा है। तो ये वाले टॉपिक आपको समझते हुए चलने हैं। द थर्ड पॉइंट इज हियर द कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस के अंदर आपको 3 टाइप ऑफ स्टेटमेंट पढ़नी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड द फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में क्या है, इन्वेस्टिंग में क्या है, फाइनेंसिंग में क्या है, इनकी कंडीशंस पढ़नी है। साथ में इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, कई बार क्या होता है कंफ्यूजन होती है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग में। तो उसमें अगर मेरी कंपनी ही फाइनेंस रिलेटेड है तो कुछ मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें मैं उसको एज ए ऑपरेटिंग कंसीडर करूंगा। तो कैश फ्लो को आपको 2 तरीके से पढ़ना है, कैश फ्लो उस कंपनी का जो जर्नल कंपनीज है, और कैश फ्लो उन ऑर्गेनाइजेशन का या उन कंपनी का जो जिनका काम ही फाइनेंसिंग है, जिनका काम ही पैसा देना है। तो उनका काम ही पैसा देना है तो कुछ, अगर मैं किसी को सामान दे रहा पैसा दे रहा हूं तो उस पर जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया ना। तो वो पॉइंट आपको समझते हुए यहाँ पे चलने हैं सारे के सारे। क्लियर है यहां तक भी? आगे चलते हैं। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की कुछ टाइप आती है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, इसकी टाइप्स मुश्किल नहीं है ये, बेसिकली इसमें सिर्फ आपको मीनिंग और उसके टाइप्स और उस टाइप्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दैट्स इट। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की टाइप्स, टाइप किसके कौन से प्रोपाउंडर ने दी है ये याद रखना। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में इसके टाइप, टाइप में हर एक का मीनिंग और उसका प्रोपाउंडर, बस यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग से एज सच क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, बेसिक पता होना चाहिए बस। एंड द लास्ट इज आईएफआरएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कब आए, किस तरीके से बने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होते हैं, पार्टनरशिप पे अप्लाई होते हैं, कंपनी अकाउंट पे अप्लाई होते हैं, किस तरीके से काम होता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आईएफआरएस है, कंप्लाई कैसे किया जाता है, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नंबर वाइज भी ये चीजें आती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, आईएफआरएस मैच द फॉलोइंग के अंदर भी ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इसकी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद होने चाहिए। बेसिक तो एक आए कहां से, क्या क्या किस किस तरीके से वर्क करते हैं, हमने कैसे इनको अपनाया, और सेकंड
इनके अकाउंट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या बताया गया है, ये 2 ही चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ते हुए, समझते हुए चलनी है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें? चलो ये लास्ट डोमेन है आपका, दैट इज़ द पार्ट ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग की टाइप क्या होती है, ऑडिटिंग को कैसे किया जाता है, ऑडिटिंग करने के लिए कुछ टर्म्स होती है, वाउचिंग है, वैल्यूएशन है, वेरिफिकेशन है, इनके टाइप्स पता होने चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडिट के टाइप पता होने चाहिए। ऑडिट होता क्या है, ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर के सेक्शन से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और एक तरीके से ऑडिटिंग की टाइप्स। बहुत मुश्किल नहीं है ये टॉपिक, अगर मैं लूं आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे का है, ज्यादा बड़ा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन हाँ मेजर मेजर पार्ट आपको यहाँ पे इसके सारे पता होने चाहिए। अगर इस यूनिट को कवर करने के लिए मैं वन शॉट सॉल्यूशन दूं, प्रैक्टिकल भी करना है, थ्योरेटिकल भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, टाइम लेगी, बट ऐसे यूनिट है टाइम दोगे तो रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे मैंने मार्केटिंग में बात करी थी या एचआर वाले यूनिट में बात करी थी कि अगर बहुत ज्यादा टाइम देते भी हो तो हम श्योरिटी नहीं कह सकते कि रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऐसी यूनिट है, बड़ी यूनिट बेशक से है, बट इतना श्योर है कि टाइम दोगे तो रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? ये था हमारा कंप्लीट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पोस्टमार्टम। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन प्लीज कमेंट में, आई विल 100% रिप्लाई टू यू। आज की क्लास अपनी यहीं पे खत्म करते हैं। ए वेरी वेरी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।